अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो यह है कि अंग्रेजी का विरोध करने वाले इंग्लैंड में डॉक्टर, वकील, बुद्धिजीवी और ऐसे लोग थे जिनका फ्रेंच और लैटिन के साथ एक निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक बार बैरिक लैंग्वेज कहा था। इंग्लैंड में भी यह तर्क दिया गया था कि अगर डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में की गई तो मरीज मर जाएंगे। अंग्रेजी इस योग्य नहीं है कि वह कानून की और शिक्षा की माध्यम बन सके, लेकिन इंग्लैंड की जनता ने अंग्रेजी को लाने का स्वाभिमानपूर्ण निर्णय लिया और आज अंग्रेजी को इतना विकसित कर दिया है कि हम उस अंग्रेजी के मोह में पड़ गए हैं। हम उस अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है और कभी-कभी मुझे लगता है कि यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरी मातृभाषा हिंदी होने के कारण यहाँ बैठकर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो मैं और किसी भाषी को सुनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिंदी को केंद्र की राजभाषा बनाने का निर्णय हिंदी वालों ने नहीं किया। संविधान सभा में हम नहीं थे। संविधान सभा में राजभाषा बनने से पहले हिंदी को जो ऊंचा स्थान दिया गया था वह गैर हिंदी वालों ने दिया था। संविधान सभा ने केवल उस पर मुहर लगाई। अगर यह संसद चाहती है तो संविधान को बदल सकती है। अगर संसद चाहती है कि सभी भारतीय भाषाएं केंद्र की भाषाएं बने तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उल्टे हम उसका स्वागत करेंगे। पैरा, हिंदी का किसी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है, लेकिन यह निर्णय संविधान सभा का है कि हिंदी केंद्र की भाषा बने। जब संविधान सभा ने यह निर्णय किया तो संविधान का जो प्रारूप बना था उसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए केवल 5 साल रखे गए थे। बाद में अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर 5 साल की अवधि बढ़ाकर 15 साल की गई। आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि यह गलती की गई। कुछ लोग इस मत के हैं कि अगर अंग्रेजी जानी चाहिए थी तो एक बार में ही चली जानी चाहिए थी। अंग्रेजी को धीरे धीरे हटाना मुश्किल है, यह वास्तविकता है। पैरा, श्रीमन, इस निर्णय से हमारे दक्षिणवासी मित्र असंतुष्ट नहीं थे। श्री वल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री गोपाल स्वामी अयंगर और श्री कृष्णमाचारी के लिए 15 साल की अवधि संतोषप्रद थी। अगर संविधान की व्यवस्था से कोई असंतुष्ट थे तो अहिंदी भाषी असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन असंतुष्ट थे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंक नहीं चाहते थे, या मौलाना आज़ाद असंतुष्ट थे, जो हिंदी नहीं हिंदुस्तानी चाहते थे। लेकिन अहिंदी भाषा भाषी या दक्षिण भाषा भाषी असंतुष्ट नहीं थे। पैरा, राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि भाषा के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है यह बड़ा नाजुक निर्णय है। इसे साल के साल, महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा। मगर केंद्रीय सरकार समझी थी, या केंद्रीय सरकार में जिनके हाथ में भाषा संबंधी नीति को क्रियान्वित करने का अधिकार था, वह समझते थे कि 14 साल 11 महीने बीतने के बाद फिर परिवर्तन का प्रयत्न किया जाएगा। जब 1965 आया तो देश इस परिणाम पर पहुंचा कि सभी अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता है और इसलिए अंग्रेजी को आगे भी चलाने की व्यवस्था की जाए। पैरा, 1963 में एक कानून बना। नेहरू जी के जिन आश्वासनों की चर्चा की जाती है वे आश्वासन 1959 में श्री फ्रैंक एंथनी के एक गैर सरकारी प्रस्ताव के उत्तर में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैं उन आश्वासनों को आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि उन आश्वासनों की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन सचमुच वे आश्वासन क्या थे इसको भी समझने का समय आ गया है। आश्वासन यह था कि हिंदी के साथ अंग्रेजी चले। आश्वासन यह नहीं था कि केवल अंग्रेजी चले। क्या आज हिंदी के साथ अंग्रेजी चल रही है? आज अंग्रेजी चल रही है, हिंदी नहीं चल रही है। इस विधेयक के बाद हिंदी को भी नहीं बचा पाएंगे।
पैरा राष्ट्रपति की ओर से हिंदी के प्रयोग के संबंध में कुछ आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से एक आदेश यह भी था कि हिंदी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की भाषा होगी। 1965 के बाद यह हो जाना चाहिए था। यह क्यों नहीं हुआ? हिंदी के साथ और भारतीय भाषाएं भी परीक्षा का माध्यम बने, यह हम चाहते हैं और इस तरह की मांग की गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ऐसा प्रस्ताव पास किया था। पैरा श्रीमान गृह मंत्रालय ने इस तरह का एक निर्देश भी जारी किया था कि सभी भारतीय भाषाएं परीक्षा का माध्यम बने। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह विधेयक तो अनावश्यक है, यह विधेयक असंवैधानिक है। यह विधेयक अंग्रेजी को अनंत काल तक भारत की राजभाषा बनाए रखने के मंतव्य से लाया गया है। अगर यह विधेयक स्वीकृत हो जाएगा तो भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मैंने अभी वही निवेदन किया है कि नेहरू जी के आश्वासन 1963 में पूरे हो गए थे, फिर यह विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ी? कहा जाता है कि शास्त्री जी ने भी कुछ आश्वासन दिए। वे आश्वासन क्या थे? उन आश्वासनों को देने की जरूरत क्यों पड़ी? 1963 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। इस एक्ट में अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई है। अंग्रेजी चल सकती है जब तक हम चाहें। अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं है। यही नेहरू जी के आश्वासन थे, यही शास्त्री जी के आश्वासन थे। फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि इस बिल से डीएमके संतुष्ट नहीं है। इस बिल से हमारे मंत्री श्री एंथनी भी संतुष्ट नहीं है। इस बिल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भी संतुष्ट नहीं है। जहां तक हमारा संबंध है, हम लोग इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पैरा अध्यक्ष महोदय, डीएमके की स्थिति मैं समझ सकता हूं। उनका कार्य क्षेत्र केवल मद्रास तक सीमित है और वह जो मद्रास में कहते हैं वही नई दिल्ली में कहते हैं। जो उनके दिलों में है वही उनके होठों पर है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे और अखिल भारतीय दलों से शिकायत है। प्रजा समाजवादी दल के नेताओं का भाषण सुनकर मुझे बड़ी चोट पहुंची है। वह हिंदी में बोले। उन्होंने यह बात भी कही कि इस विधेयक में कुछ संशोधन होने चाहिए, लेकिन उनके भाषण का जो सुर था वह हिंदी भाषा भाषियों को चोट पहुंचाता है। हमने कभी उड़िया भाषा का विरोध नहीं किया, हमने कभी तमिल का विरोध नहीं किया। उन्होंने सत्यमेव जयते का तमिल रूपांतर कर दिया, हमने उसकी आलोचना नहीं की। अगर अंग्रेजी की जगह तमिल आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी की जगह हिंदी आती है तो उन्हें भी इसका स्वागत करना चाहिए। पैरा महोदय, एक अमेरिकी विशेषज्ञ आए थे जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि अगर रेलगाड़ियों में भीड़ भाड़ कम करनी है तो रेल का किराया बढ़ा दिया जाए। उस समय उनके सुझाव को अनैतिक पूर्ण माना गया, किंतु वित्त मंत्री ने दूसरे रास्ते से रेल के किराए को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है और लोगों को अब अधिक किराया देना पड़ेगा। उसके बदले में उन्हें अधिक सुविधाएं मिलेंगी। यह आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अगर आपको किराया बढ़ाना है तो पहले दर्जे के यात्रियों का किराया बढ़ाइए। अब वह दूसरे दर्जे का किराया देकर पहले दर्जे की सुविधाओं का उपभोग करते हैं। तीसरे दर्जे का यात्री अधिक किराए का भार नहीं दे सकता। पैरा डाक और तार की दरों में भी वृद्धि की जा रही है और उसके लिए एक बड़ा विचित्र तर्क दिया जा रहा है कि सरकार को इन सेवाओं को चलाने में घाटा होता है और वित्त मंत्री ने सरकार को एक तटपूंजीय दुकानदार के स्तर पर रख दिया। घाटा है, इसलिए चंद सेवाओं को कम कर दिया जाए। यह मंगल राज्य के निर्माण का दावा करने वाली सरकार के लिए अशोभनीय है। कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें हम जनता की सेवा के लिए चलाते हैं, जिन्हें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहा जाता है। उन्हें घाटा सहकर भी चलाना पड़ता है और डाक और तार एक इस प्रकार की सेवा है। पैरा पोस्ट कार्ड का दाम पहले से बढ़ गया है, अब उसमें और वृद्धि की जा रही है
और कुल मिलाकर हम देखें तो यह वृद्धि 33% हो जाएगी। इसके लिए कोई औचित्य नहीं है। शायद वित्त मंत्री नहीं चाहते कि लोग चिट्ठी पत्रियों द्वारा अपने दिल का रोना रोए। वे आम जनता को इससे भी वंचित रखना चाहते हैं। आयकर की सीमा घटाने के संबंध में एक बात निवेदन करने योग्य है कि क्या सरकार समझती है कि जो व्यक्ति 250 रुपया प्रति मास कमा रहा है उसके पास इतनी बचत है कि जिसको वह टैक्स के रूप में दे सके। उपाध्यक्ष जी, अब जितनी प्रगति की है इसकी रिपोर्ट तो अभी सदन के सामने नहीं आई, फिर भी यह माना जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई। समाप्त।